नमस्कार। इस हफ्ते के दिलीप मंडल की पाठशाला में आपका स्वागत है और हर हफ्ते की तरह हम इस बार भी एक ख़ास टॉपिक को आपके सामने लेकर के आए हैं। आज हम दिलीप मंडल के साथ जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है CAA। 10 मार्च को 42 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी करते हुए ममता बनर्जी कहती हैं कि हम बंगाल में CAA नहीं लागू होने देंगे और 11 मार्च को बीजेपी इसे नोटिफाई करती है, नोटिफिकेशन जारी करती है। तो इसी पर हम बात करेंगे कि क्या ये एक राजनीतिक मुद्दा है या क्या है। दिलीप, आपका स्वागत है। शुक्रिया, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए कि एक्चुअली इसके प्रोविजंस क्या हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को इसको लेकर के बड़ी कन्फ्यूजन है। तो मोटा मोटा क्या प्रोविजंस हैं इस पर? देखिए, ये जो नागरिकता का विषय है वो स्टेट मतलब राज्य नहीं, मतलब जो शासन है, जो राष्ट्र है, राष्ट्र और नागरिकों के बीच के संबंधों को ये स्थापित करता है। तो हम अपने कुछ राइट्स स्टेट को देते हैं, स्टेट बदले में हमारी सुरक्षा करता है, कुछ हमें अधिकार देता है, वोटिंग राइट्स और तमाम तरह के अधिकार देता है। तो ये इस तरह से नागरिकता डिफाइन होती है, स्टेट और आदमी के बीच का रिलेशन, मतलब नेशन और आदमी के बीच का रिलेशन, यह है स्टेट। और भारतीय संविधान बहुत स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 11 में कहता है कि इसके प्रोविजंस बनाना या बदलना ये जो है वो संसद के अधिकार क्षेत्र में है। एक तो राज्य सरकारें इसमें कूदफान कर सकती हैं, लेकिन उनकी इसमें कोई से नहीं है, उनका इसको मानने नहीं मानने जैसी कोई बात नहीं है। ये इंडियन स्टेट, इंडियन नेशन और व्यक्ति के बीच का रिलेशन है, तो स्टेट का कुछ नहीं है। देखिए, भारत में संविधान जो बना और उसके बाद नागरिकता के जो अधिनियम बने, कानून बना, उसके तहत नागरिकता के नियम बहुत स्पष्ट हैं। एक स्थिति ऐतिहासिक रूप से ये आई कि जो ब्रिटिश इंडिया था उसमें जो विभाजन हुआ, तो जो मुस्लिम लीग की इच्छा थी कि आबादी दोनों तरफ अपने अपनी चली जाए, वो दरअसल हुआ नहीं। आबादी का उस तरह का मतलब कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ कभी भी। कुछ लोग जिनको इधर होना था वो उधर रह गए, इस तरह की बहुत सारी चीजें रह गई। हिस्टोरिकल मतलब उसकी वजह है। भारत जो है वो सेकुलर स्टेट बना। उसने तय किया शुरू से ही कि हमारा कोई राजधर्म नहीं होगा, कोई स्टेट का अपना रिलीजन नहीं होगा। जबकि जो पाकिस्तान बना, जिसमें पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों है, या एक पड़ोस का मुल्क जहां से भारत में आबादी का आना जाना है, वो अफगानिस्तान, ये तीनों मुल्क जो है उनका संविधान कहता है कि स्टेट रिलीजन है, मतलब स्टेट का कोई एक रिलीजन है जो कि इस्लाम है इस मामले में। तो भारत में माइनॉरिटी राइट्स वगैरह बहुत अच्छे से डिफाइंड हैं, जो कि बाकी नागरिकों से कुछ ज़्यादा हैं। जैसे कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अपना खोल सकते हैं, वो स्टेट से उसके लिए पैसे ले सकते हैं और अपने नियम से उसको चला सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि आरक्षण वगैरह के अपने नियम है उनके, या अपना किस तरह से कौन वाइस चांसलर होगा उसके अपने नियम है। उसी तरह से जो पर्सनल लॉ है ये अपना वो उसको चला सकते हैं, माइनॉरिटीज को ये राइट्स हैं। इस तरह के बहुत सारे माइनॉरिटी कमीशन है, माइनॉरिटी डेवलपमेंट फंड है, बहुत सारी चीजें माइनॉरिटीज को एक्स्ट्रा दी गई हैं। लेकिन इसी तरह से बाकी जो 3 राष्ट्र हैं उसमें ऐसा नहीं है। तो ये जो कानून है स्पेसिफिक रूप से, इसके अगर उद्देश्य को पढ़ेंगे आप, इस कानून का जो उद्देश्य, पर्पस का एक पेज होता है, तो 3 पेज का इसमें पर्पस है। वो ये है कि जो लोग धार्मिक रूप से इन 3 नेशंस से उत्पीड़ित होकर भारत आए हैं, उनकी नागरिकता का प्रोसेस आसान बनाना है। इसी वजह से आप पाएंगे कि वहां पर जो धार्मिक आधार पर उत्पीड़न है, क्योंकि वो इस्लामिक नेशन है, स्टेट रिलीजन इस्लाम है, तो धार्मिक आधार पर उत्पीड़न जो होगा, स्टेट वहां पर जो धार्मिक आधार पर उत्पीड़न कर रहा है वो ऑब्वियसली वहां की माइनॉरिटीज का ही होगा। तो इसीलिए वहां से जो लोग हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, ये जो कैटेगरीज हैं, इनका जब धार्मिक उत्पीड़न होगा और वो जब भारत आएंगे अगर भागकर, तो उनका सिटीजनशिप का प्रोसेस जो है इसको आसान बनाने के लिए ये एक्ट लाया गया। इतनी सी बात है इसमें। लेकिन ओवैसी का कहना है कि ये मुसलमानों को 2म दर्जे का नागरिक बनाने की चाल है और ये गोडसे के विचारों से प्रभावित है, ऐसा उनका कहना है। तो देखिए, उनकी जो पोजीशन है उसका क्या लीगल आधार है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये कानून, एक बात बहुत स्पष्ट होनी चाहिए कि CAA जो है वो किसी से नागरिकता छीन नहीं रहा है। इसमें प्रोविजन ही नहीं है, इसमें वो लाइन ही नहीं है जिसमें कह रहा है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता हमें ले लेनी है। नागरिकता हमको देनी है, और देनी किनको है? जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण भागकर भारत आए हैं इन 3 देशों से। तो इसमें ये कानून किसी भी रूप में
मुसलमानों के खिलाफ या जिन और धर्मों का जिक्र इसमें नहीं है उसके खिलाफ कैसे है, ये मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे इसमें कोई वो तत्व दिख नहीं रहा है। इसमें ये कहा जाता है ना कि अगर आप इसको एनआरसी से मिला देंगे तो फिर हाँ, ये अगर एनआरसी से ये मिलता है या मिलता है कि एनआरसी अपने आप में ही अगर आता है और हर व्यक्ति को अगर कहा जाता है कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए एक कट ऑफ डेट से पहले का, तो ये वो फिर देश में क्योस पैदा करेगा। अब मुझे लगता है वो गलत होगा, इसलिए क्योंकि भारत में प्रॉपर्टी के कागज बहुत लोगों के पास नहीं है। कुछ के कागज बाढ़ में बह जाते हैं, जल जाते हैं। फिर ट्राइबल एरिया है जहाँ पर कम्युनिटी राइट्स हैं, इंडिविजुअल के राइट्स नहीं है, कागज नहीं है। तो भारत में प्रॉपर्टी राइट्स, बहुत सारे लोग भूमिहीन रहे हैं पीढ़ियों से, उनके पास कोई कागज नहीं है। तो किसी डॉक्यूमेंट के आधार पर अगर उनको कहा जाएगा वो सिटीजनशिप प्रूफ करें तो भारत जैसे देश में क्या होगा। और देखिए, भारत कोई अमेरिका तो है नहीं कि मतलब, और यूरोप और जर्मनी और स्वीडन तो है नहीं कि सारी दुनिया चली आ रही है और यहाँ पर डॉलर कमाने के लिए। भारत दुनिया के सबसे गरीब देशों में है। तो यहाँ अगर कोई आ रहा है कहीं से ना, तो बहुत थक हार के पिट के ही आएगा यहाँ पर। नहीं, लेकिन कोई बड़ा मतलब यहाँ पर मतलब सारे दुनिया भर के लोग यहाँ पर, मतलब ये कंट्री ऑफ अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो सिर्फ आप मुसलमानों को ही क्यों एक्सक्लूड कर रहे हैं? आप इस बात को फिर से समझिए। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि मुसलमान उन मुस्लिम कंट्रीज में परसिक्यूटेड नहीं है। को भारतीय नागरिकता देने पर कोई अगर रोक होती तो 2016 में अदनान सामी को नागरिकता कैसे मिली? ये तो कहा ही नहीं जा रहा है कि रोक है, ये कहा जा रहा है कि उस तरीके से नहीं दिया जाएगा जिस तरीके से इनको दिया जाएगा। इनको नागरिकता कोई ऐसा नहीं है कि ये जो 6 रिलीजन है इनको नागरिकता मिल जाएगी, दिया नहीं जा रहा है। सिर्फ ये है कि अगर वो अप्लाई करते हैं उस प्रोविजन के तहत, आ रहे हैं तो एक सर्टेन पीरियड में जब जो लोग आ रहे हैं और वो अगर उन शर्तों को पूरा नहीं कर रहे हैं तो वो इलीगल हो जाते हैं, अवैध हो जाते हैं, फिर वो नागरिकता के लिए अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो इसमें सिर्फ उस प्रोसेस को आसान बना दिया जा रहा है क्योंकि वो मार पीट खा के आ रहे हैं, थक के आ रहे हैं वहां से। और देखिए, एक चीज ये तय, आप इसको समझिए कि भारतीय उपमहाद्वीप या जो ब्रिटिश इंडिया है उसका नागरिक, उसमें जो नागरिक थे या जो उनके जिनके पुरखे वहां पर थे, उनको इन 3 देशों में कहीं का तो होना है। ऐसा तो है कि आप 1 करोड़ लोगों को समुद्र में जाके डुबा देंगे। नहीं, लेकिन ब्रिटिश इंडिया में पाकिस्तान और बांग्लादेश तो पार्ट थे, अफगानिस्तान शामिल का उस तरह से नहीं लगा। अफगानिस्तान के साथ आना जाना फिर रहा है और बॉर्डर्स मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या बॉर्डर्स है, थोड़ा सा लगता है, कुछ बॉर्डर हो सकता है लगा हुआ लगता है बॉर्डर इंडिया। तो बॉर्डर अगर लग रहा है तो फिर तो वो इशू आ गया ना, मतलब आपका कंटिन्यूअस बॉर्डर है, लैंड बॉर्डर है। तो लेकिन बॉर्डर फिर आप बात करेंगे श्रीलंका भी आता है, श्रीलंका का तो मतलब नेबरिंग कंट्री तो है। लेकिन ये जो आपका प्रश्न है कि मुसलमान इसमें आउट क्यों है, उसका तो मैंने एक पूरा तर्कशास्त्र बताया जो कि उस एक्ट में भी है कि हम इनको क्यों दे रहे हैं। क्योंकि इस्लामिक स्टेट में स्टेट जो है वो मुसलमानों पर धर्म। मैं इसके काउंटर में सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि बात ठीक है, जैसे रिलीजियस परसिक्यूशन की बात है, तो अगर पाकिस्तान की बात करें तो अहमदिया जो सेक्ट है वो भी परसिक्यूटेड है, कुछ हद तक शिया भी परसिक्यूटेड है। इधर आप रोहिंग्या की बात करेंगे जो रिफ्यूजी के रूप में रहते हैं, वो भी, उनका भी काइंड ऑफ रिलीजियस परसिक्यूशन ही है। रोहिंग्या का तो बहुत स्पष्ट रूप से है कि वो बर्मा के लोग हैं, म्यांमार के लोग हैं और उनके साथ वो ब्रिटिश इंडिया का हमारा कोई अधूरा टास्क नहीं है जिसको कि हमें पूरा करना है। मैं ये कह रहा हूँ कि ब्रिटिश इंडिया के जो लोग हैं उनको किसी न किसी का सिटीजन होना है। मतलब पीपल विदाउट पोस्ट ऑफिस वो नहीं हो सकते हैं कि हम कहाँ के हैं, तो कहीं का तो होना है। तो अल्टीमेटली ये आबादी इधर से उधर आई गई, कुछ रह गए, कुछ प्रोसेस में, एक तरह से पार्टीशन भी कंटिन्यूस प्रोसेस में ही चलता रहा। ऐसा नहीं हुआ कि इस तारीख तक ये डेट है और इसके बाद से यहाँ के लोग यहाँ आ गए और कोई गेट बंद हो गया, ऐसा तो हुआ नहीं। आना जाना भी लगा रहा, बहुत पोरस बॉर्डर भी रहा, कोई ऐसा मतलब शादी यहाँ और ये बॉर्डर के इस पार परिवार है उस पार परिवार है, तो आना जाना तो लगा ही रहा है। तो भारतीय उपमहाद्वीप के हर व्यक्ति को, ब्रिटिश इंडिया के हर व्यक्ति को इन 3 देशों में से कहीं का नागरिक तो होना है। अभी ये तो नहीं हो रहा है ना कि भारत चूंकि सेकुलर देश बना, धर्म के आधार पर उत्पीड़न हो रहा है, यहाँ से कोई आबादी पाकिस्तान भागी जा रही है, करोड़ लोग चले जाने, ये तो नहीं हो रहा है। मतलब प्रोसेस तो उधर से ही हुआ ना, भारत से आज़ादी के बाद वो प्रोसेस कहाँ चला कि यहाँ से 2 करोड़ लोग बांग्लादेश चले गए, नहीं हो रहा है ना। तो अल्टीमेटली जहाँ पर रिलीजियस बेसिस पर परसिक्यूशन होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा, उनको उनके रिलीजन वगैरह प्रोफेस करने पर जहाँ पर रोक होगी, वहीं से लोग माइग्रेट करके आएंगे। तो वो माइग्रेशन का जो प्रोसेस है उसको आपको सिर्फ मिटिगेट करना है कि भाई ठीक है, ये लोग आ गए,
अभी उनको क्या करना है, इलीगल के तौर पे आप रहने दो या लीगल बनाओ, उनके लीगल बनने के प्रोसेस को आसान बनाओ कि ठीक है ये इतने साल रह गए तो इनको हम इलीगल नहीं मानेंगे। इस तरह के आपको क्लॉज आपको सिर्फ ये बनाने हैं कि वो, ताकि सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकें। देना फिर केस टू केस बेसिस वो लोकल अथॉरिटीज़ के पास आएगा और इंडियन जो नेशन है वो देगा। तो ये जो प्रोसेस है इसको आसान बनाया जा रहा है। इससे किसी को नुकसान कैसे हो रहा है, और क्या पाकिस्तान से कोई आबादी चली आ रही है? और एक तो कट ऑफ भी है ना, 31 दिसंबर 2014 के बाद आज अगर कोई आ रहा है, उसके बाद आ रहा है, तो उसको तो एक तो ऐसे भी उनको नहीं मिलना है, इसमें कोई रिलीफ नहीं मिलनी है। आप उसको दे सकते हैं, रिफ्यूजी स्टेटस दे सकते हैं, चाहे तो आप नागरिकता भी दे सकते हैं, कोई रोक नहीं है अभी भी कि ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश से आए हुए किसी मुसलमान को आप नागरिकता नहीं दे पाएंगे, ये तो इस एक्ट में नहीं है। नहीं, वो बात ठीक है आपकी, लेकिन इसमें जो मेन कंसर्न है वो सीए तक नहीं है, लेकिन अगर एनआरसी को इससे क्लब करते हैं तो मतलब अभी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है ना कि बीजेपी गवर्नमेंट अगले स्टेप पे बोलेगी। जंपिंग द गन हो गया ना कि क्या होगा उसके लिए, और उसके एंटिसिपेशन में विरोध करना कि क्या होगा, एनआरसी होगा, उसके बाद हो सकता है कि भारत की आधी आबादी की नागरिकता छीन ली जाएगी, महिलाओं की नागरिकता खत्म हो जाएगी जी। और वो तो कभी आप भी इसका विरोध कर रहे थे, अब आप सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, अगर इसको अभी भी एनआरसी के साथ मिलाकर अगर लागू किया जाएगा तो मैं वहीं खड़ा रहूंगा जहां मैं पहले खड़ा था। अच्छा, लेकिन सीएए जो है उसको अगर आइसोलेशन में अगर उसको लागू किया जा रहा है तो ये भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे अभागे लोग, जो पार्टीशन में भी जिनका सेटल नहीं हो पाया, जो मार पीट खा के थक हार के भारत आ रहे हैं, उनको नागरिकता देने का, और इसमें ज़्यादातर लोग दलित हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एक दलित आबादी का बड़ा हिस्सा खास करके पूर्वी पाकिस्तान में रह गया था। वो जोगिंद्रनाथ मंडल की अपनी पॉलिटिक्स थी जिसमें कि उनको लगा था कि दलितों के लिए तो नर्क सब जगह है, तो एक नर्क से दूसरे नर्क में क्यों जाना, इसी नर्क में रह लेते हैं। वो उनका एक ऐतिहासिक रूप से गलत फैसला था, जिसकी हालांकि बाद में उनको रियलाइज उनको भाग के आना पड़ा, खुद भाग के आए। लेकिन इस चक्कर में तो 1 करोड़ से 2 करोड़ लोग फंस गए वहां ना। अब वो फंस गए तो उनको तो आना है। फिर ये नहीं कह सकते हैं कि 1947 का डेट है, इसके बाद जो आए उन सबको हम लाइन में लगा के गोली मार देंगे, नहीं हो सकता है ना। लेकिन दुनिया ऐसे काम नहीं करती है। हाँ। तो अल्टीमेटली आप रिफ्यूजी भी आ गया, इवन रोहिंग्या आ गया, तो उठा के उनको फेंका तो नहीं जा रहा है ना बॉर्डर के बाहर जनरली, तो सारी दुनिया कोई दुनिया में कहीं नहीं फेंका जाता है। तो एक रिफ्यूजी राइट्स भी एक तरह का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल्स वगैरह चीजें बंधी हुई है। आपका प्रश्न सिर्फ ये है कि क्या आप उनको भारतीय नागरिकता देने की प्रक्रिया को आसान बनाना चाहते हैं कि नहीं बनाना चाहते हैं। सीए कह रहा है कि इनकी नागरिकता देने की प्रक्रिया को आसान बनाओ, इतना सा के लिए अमेंडमेंट एक्ट है। नहीं, एक बात और इसमें कही जाती है, जो विपक्ष का ऑलमोस्ट आरोप भी ये भी लगता रहा है कि ये संविधान के खिलाफ है, संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक है। मतलब धर्म के आधार पर अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो, जैसे आरक्षण भी धर्म के आधार पे नहीं है, क्यों? उसका लॉजिक यही दिया जाता है आधार पर है। मैं बता रहा हूँ आपको, बीजेपी हमेशा, मैं बता रहा हूँ आपको, आप देखिए कि एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1950 का है कि शेड्यूल्ड कास्ट की क्या लिस्ट बनेगी। उसमें स्पष्ट रूप से है कि मुस्लिम और क्रिश्चियंस जो हैं वो उसमें शामिल नहीं हैं। रिलीजन के आधार पर है ना। रिलीजन के आधार पर अगर कोई भेदभाव नहीं होता तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस कैसे चल रहे हैं? अगर रिलीजन के आधार पर कोई विशेष प्रावधान न होते तो सरिया या इस्लामिक पर्सनल लॉ कैसे चल रहा है देश में? बीजेपी आपको गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक लीगल तरीके से कैसे चल रही है? आप माइनॉरिटी कमीशन कैसे चला रहे हैं? नहीं, तो माइनॉरिटी राइट्स देते समय आप अगर रिलीजन प्ले कर रहा मतलब है, एक ये स्टैंड रहा है बीजेपी का कि जब ये बात कही गई मुसलमानों के आरक्षण की, अगर कभी बात कही गई तो उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर नहीं हो सकता है। लेकिन ओबीसी रिजर्वेशन के अंदर मुस्लिम जातियां हैं और शेड्यूल कास्ट के अंदर नहीं है। तो रिलीजन के आधार पर, तो रिलीजन के आधार पर कुछ है कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि भारत एक सेकुलर राष्ट्र है, भारत जाति को नहीं मानता है, लेकिन भारत जाति के आधार पर आरक्षण देता है और रिलीजन के आधार पर फैसिलिटी देता है। आप इस द्वैत को समझने की जरूरत है। ये एक द्वैत है जो आप आर्टिकल 15(4) और 16(4) कह रहा है कि स्टेट जो है वो स्पेशल प्रोविजंस कर सकता है। तो वहीं पर रिलीजन आ गया, वहीं पर कास्ट आ गया, जेंडर आ गया। जेंडर के आधार पर अगर भेदभाव आप नहीं करना चाहते हैं, महिला आरक्षण कैसे दे सकते हैं? महिलाओं को आप किसी नौकरी में एज रिलैक्सेशन कैसे दे रहे हैं? अगर सब कुछ बराबर है, सारे नागरिक बराबर हैं, तो
इतने सारे प्रोविजंस कैसे हैं? अच्छा, तो बीजेपी ने इसको पास हुआ तो ये 2019 में, इतना टाइम क्यों लिया इसको नोटिफाई करने में? इसमें कुछ राजनीतिक दो वजहें हो सकती हैं और दोनों वैलिड वजहें हो सकती हैं। एक तो वजह लगता है मुझे कि सीए एक बहुत ज़्यादा एक तरह से बहुत जहरीले माहौल में वो बिल पास हुआ है, क्योंकि उस समय साथ में एनआरसी आएगा, असम का केस आया कि नागरिकता कागज चेक किया जाएगा, कागज नहीं दिखाएंगे तो आंदोलन हुआ, शाहीन बाग हुआ, बहुत सारा कुछ हो रहा था। उत्पात के बीच में भारत बंद भी एक छोटा मोटा हुआ, कुछ हुआ, उत्पात के बीच में ये कानून आया। तो कोई भी स्टेट या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब शासन में होती है तो बहुत उत्पात नहीं चाहती, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बवाल हो, और खास करके जबकि उसका कोई राजनीतिक लाभ उस समय तात्कालिक न हो, तो किसी उत्पात में वो अपने पूरे कामकाज को नहीं ले जाना चाहती। कोई भी सरकार क्यों चाहेगी उत्पात हो, अपना जो एजेंडा है उस पर काम करना चाहेगी। तो बीजेपी को ये लगा होगा कि हम इस उत्पात को आज क्यों लें, ठीक है, जब जरूरत होगी तो देखी जाएगी, या डिमांड है क्या कम्युनिटीज़ की जो चाहते भी हैं लोग कि नहीं चाहते हैं। तो राजनीतिक रूप से एक फैसला था, हमको लगता है बीजेपी का, जो संभवतः गलत फैसला था कि उन्होंने 5 साल इसमें नहीं दिया, और वो जो जिनके बारे में कहा गया कि सबसे पीड़ित लोग हैं उनकी नागरिकता आपने 5 साल ऐसे भी पेंडिंग कर दी। अब बीजेपी इसको शायद इसलिए लागू कर पा रही है कि इसमें वो हो सकता है कि कोई राजनीतिक फायदा देख रही है। चुनाव ठीक पहले आया है, चुनाव से ठीक पहले आया है, न लागू करते तो आपको वो लोग और शेड्यूल कास्ट के लोग भी पूछते, जो खास करके ज़्यादातर उनको मिल रहा है, हालांकि तमाम जातियों के लोगों को मिलेगी नागरिकता इसमें, या आसान में होगा, लेकिन वो कल सवाल पूछ सकते हैं आपने ये काम तो किया नहीं। तो हो सकता है इस वजह से बीजेपी ने पॉलिटिक्स करते हुए चुनाव से ठीक पहले इसको रोल आउट कर दिया कि अब इसके होने के बाद अब अपोजिशन पार्टी जो हैं वो इसके विरोध में खड़ी अगर हो जाती हैं तो बीजेपी को इसमें कोई इलेक्टोरल गेन दिख रहा है कि जैसे नाराज कौन होगा, मुसलमान नाराज अगर होता है मान लेते हैं, वो बीजेपी को ऐसे भी नहीं मिल रहा है। और मुसलमान ऐसे दावे किए जाते हैं कि मुस्लिम वोट दे रहे हैं ट्रिपल तलाक, हो सकता है दे भी रहे हो, मुझे नहीं मालूम, जनरली पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो कहते हैं उसके हिसाब से ही मैं जा रहा हूँ। डाटा वगैरह भी जो एग्जिट पोल वगैरह के होते हैं लगभग वो उसी तरह का एक पैटर्न दिखा रहे हैं कि जनरली नहीं आ रहा है। तो हो सकता है कि बीजेपी यहाँ पर ये सोच सकती है कि एक वोट हमको नहीं आ रहा है, वो तो ऐसे भी नहीं आ रहा है, लेकिन इसकी वजह से मैं अगर किसी को खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो हो सकता है आ जाए। बंगाल में उनको तात्कालिक लाभ दिख सकता है कि बहुत सारी सीटों पर वो जो लोग हैं वो बस सिटीजनशिप नहीं है, इसका मतलब वो भारतीय नागरिक के तौर पर बाकी सारी सुविधाओं को जनरली इस्तेमाल कर भी रहे होंगे, उनके पास हो सकता है आधार भी होगा, उनके वोटिंग राइट्स भी होंगे। अभी 1 करोड़ 2 करोड़ लोग अगर रह रहे हैं भारत में इस तरह से, तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो मतलब एकदम एक आदमी के पीछे एक कैमरा लगा दिया होगा सरकार ने कि वो क्या कर रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता, संभव नहीं है। तो ये हो सकता है कि सरकार को ये लगा होगा कि, और उनके अपने रिश्तेदार वगैरह होंगे जो चाहते होंगे कि इनको नागरिकता मिले, वो वोटर भी हो सकते हैं, वो रिश्तेदार उनके जो इधर इस इलाके के इधर के रह गए। तो बीजेपी ने मेरे ख्याल से इसको एक पॉलिटिकल तरीके से इसको अप्रोच किया होगा, और इस वजह से ये फैसला उन्होंने। आपको लगता है बंगाल में फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बंगाल में मुस्लिम आबादी काफ़ी है? मुस्लिम आबादी जितनी है उतनी शेड्यूल कास्ट आबादी भी है, लगभग 1-2% का ही फर्क होगा दोनों में, मतलब एवरेज 25% के आसपास का ही दोनों कम्युनिटीज़ हैं। तो एक नहीं मिल रहा था जिनका, उनका नहीं मिल रहा है तो ऐसे भी नहीं मिल रहा है, अगर किसी का मिल रहा है तो वो ले लो। इसके अलावा इसमें वो हिंदू हितरक्षक भी दिख सकते हैं खुद को कि भाई देखो ये विभाजन के बाद उधर इस्लामिक स्टेट से पिट के आए हैं, हम इनको नागरिकता दे रहे हैं। तो एक उसमें हिंदू उदारता और हिंदू बेनोवलेंस भी वो दिखा सकते हैं कि देखो हम कितने महान हैं कि वो पिट के आए तो हम उनको नागरिकता दे रहे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे भाई बहन है हमारी। तो ये भाई राजनीति है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अगर राजनीति नहीं होगी तो क्या होगा, मतलब क्या होगा, मतलब कैसे लेकिन अच्छी राजनीति होनी चाहिए ना। अब ये अच्छा और बुरा तो बहुत सब्जेक्टिव है ना, कि किसको आप अच्छा देख रहे हैं तो है, लेकिन कुछ चीज़ों पर किसको अच्छा लग रहा है, किसको वही चीज़ किसी को बुरी भी लग रही है। वो तो अभी जिसको नागरिकता मिलने वाली है मान लीजिए, खुश भी तो हो रहा हो कोई, और कौन है जिसको नागरिकता नहीं मिल रही इसमें? भाई वो आदमी है, मुझे कोई दिखाए ना जो कहे कि मेरा पाकिस्तान में धर्म के आधार पर स्टेट ने मेरे साथ भेदभाव किया, स्टेट ने मुसलमान होने के नाते हमें नमाज नहीं पढ़ने दिया, हमें शादी नहीं करने दी, हमारे कोई पर्सनल राइट्स नहीं है, और मैं अब वहाँ धर्म के आधार पर पीड़ित हूँ, मुझे भारत नागरिकता दे। वो एक आदमी कहाँ पर है भाई? वो एक आदमी लेके आया ना कोई कि भाई बांग्लादेश
इसका स्टेट रिलीजन इस्लाम है, उन्होंने मुझे इस्लाम फॉलो करने से रोका, उन्होंने मुझे नमाज नहीं पढ़ने दिया, उन्होंने मेरी मस्जिद तोड़ दी। वो आदमी कहाँ पर है? वो शिकायत लेकर आए आदमी और इसकी वजह से मुझे भाग के यहाँ आना पड़ा, प्लीज़ हमें नागरिकता दो। वो आदमी कहाँ पर है? तो जो आदमी अवेलेबल ही नहीं है, उस आदमी को आप क्या देने वाले हैं, कैसे देंगे, जो उपलब्ध ही नहीं है? तो फिर तो इसमें कहा जा सकता है कि अगर ये प्रोविज़न में होना चाहिए था कि कोई भी अगर ये आपको क्लेम करता है कि हमारा रिलीजियस रूप से, जैसे अहमदिया की बात मैंने छेड़ी थी जो कि पाकिस्तान में है, ठीक ठाक उनके साथ टॉर्चर है, अगर वो आते हैं कल को भारत और मान लीजिए कहते हैं कि हमारा रिलीजियस प्रोसिक्यूशन है, आप हमें नागरिकता दे दीजिए ताकि हम सेफ़ रहें, भारत में बहुत अच्छा भाईचारा है और यहाँ मुस्लिम सेफ़ हैं और हम भी सेफ़ रहना चाहते हैं, तो क्या आपको लगता है ये होना चाहिए? स्टेट इस पर, भारत, इंडियन स्टेट, इंडियन नेशन इस पर विचार करके देख सकता है कि उसको देना है नहीं देना है। रेफ्यूजी स्टेटस हो सकता है दे भी दे, वो रेफ्यूजी स्टेटस दे भी दे, कल को नागरिकता भी दे सकता है, कहना मुश्किल है। लेकिन क्या वो आदमी आज अवेलेबल है जो कह रहा है कि हमको, कौन आदमी है जो कह रहा है कि हमारा रिलीजियस प्लेस मेरा तोड़ दिया गया? अच्छा ठीक है, चलो, हमारा नमाज रोक दिया, ठीक है, वो आदमी अगर मिलेगा तो इंडियन स्टेट को उस पर विचार करना चाहिए, निश्चित रूप से करना चाहिए। कोई भी उत्पीड़ित आदमी, परेशान आदमी अगर भारत आता है तो निश्चित रूप से उनको रिफ्यूजी स्टेटस या उनको ट्रांजिट में रखना या नागरिकता देना, इन तीनों में से कोई एक काम तो करना ही है, चाहिए ना। ठीक है, चलते चलते बस आपकी राय इस पर जानना चाहेंगे कि जैसे जो तमिल हैं, श्रीलंकाई तमिल हैं, जो चाहते हैं कि हमको भी इसमें शामिल किया जाए और काफ़ी करीब 95,000 के करीब संख्या है जो वहाँ रह रहे हैं, आपको लगता है कि उन्हें भी शामिल किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया? मतलब आपकी राय क्या है इसमें? देखिए, एक तो बहुत स्पष्ट रूप से श्रीलंका हमेशा अलग राष्ट्र रहा है और उसके साथ भारत का रिलेशन जो है वो नहीं है जो पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ हमारी शेयर्ड हिस्ट्री है। ये अभी जो भारत की 1947 में हिस्ट्री शुरू हुई, इससे पहले की हमारी शेयर्ड हिस्ट्री है बहुत, और लंबी हिस्ट्री है, कई 100 साल की, आप 1000 साल तक उसको खींच कर ले जा सकते हैं। तो इस वजह से एक ब्रिटिश इंडिया की एक ज्योग्राफी बनती है। इस ज्योग्राफी के अंदर के मामले जिस तरह सेटल किए जा रहे हैं, उसी तरह से आपको बाकी ज्योग्राफीज के साथ हमारे मैटर उस तरह सेटल नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर तमिल जो है वो हिंदू ही हैं, पीड़ित होकर आए हैं, इंडियन स्टेट को बिल्कुल सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए कि उनके साथ वो क्या करेंगे, और इंडियन स्टेट उनके साथ इंगेज होता भी रहा है। उनको मतलब उनके साथ ऐसा भी नहीं कि वो उनके साथ किसी इंटरेक्शन में नहीं है या उनको निकाल के फेंक दिया जा रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। तो निश्चित रूप से मेरे ख्याल से इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार होना चाहिए। लेकिन ये मामला CAA के तहत इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो विभाजन का अधूरा कार्य है, वो पार्टीशन का अधूरा कार्य है। उसको जिस तरह सेटल करना है, आप चाहें तो अब CAA का आप इसको बढ़ा सकते हैं कि ठीक है, इसमें हम म्यांमार भी ले लेते हैं, दुनिया में कहीं भी अगर कोई भी पीड़ित होके आए तो आ जाए, ये भी कह सकते हैं। लेकिन जो भारतीय थे, मतलब आपके ही मतलब भाई बंद थे एक तरह से, वो आ रहे हैं धार्मिक उत्पीड़न के शिकार होकर, कहाँ जाएगा आदमी भाई? एक सिख आदमी मान लीजिए कि पेशावर में उसके साथ कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से उसको लगा कि अब हम यहाँ नहीं रह सकते, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, कुछ भी अगर उसको समझ में आया और उसके बाद वो भारत आता है, भारत भी अगर उसको नागरिकता नहीं देगा, कौन देगा फिर उसको? और वो आदमी जाएगा कहाँ? मतलब क्या बोलेंगे आप इसको कि नागरिकता विहीन प्राणी है ये? तो तब ऐसा होना नहीं चाहिए। मतलब स्टेट को इतना निष्ठुर नहीं होना चाहिए, नेशन को इतना निष्ठुर नहीं होना चाहिए अपने लोगों के साथ। अपना ही आदमी था ना वो। 47 में अगर विभाजन की रेखा थोड़ी सी इधर खींच देते तो वो हो सकता है कि इधर पड़ता। तो वो तो एक लाइन सिरिल रेडक्लिफ साहब ने 5 हफ्ते के अंदर में यूं खींच दिया। मतलब उनको कुछ पता भी नहीं था, भारत कभी आए भी नहीं थे। उनको लगा कि एक लाइन ऐसे खींच देते हैं और एक ऐसे बना देते हैं। ये तो इस तरह से विभाजन हुआ इस देश का। और वो सारे कागज वो जला के भी चले गए कि तो आज हमें पता भी नहीं कि उन्होंने किस आधार पर ये विभाजन किया था, कि वो इस लाइन के इस पार एक हिंदू गांव है, इधर मुसलमान गांव, कुछ नहीं पता था उनको, संभव ही नहीं था इतने कम समय। वो तो यूं चुटकियों में आए करके कागज वगज अपना जला उला के चल दिए। तो इस तरह से हिफाजत तरीके से विभाजन हुआ और इस वजह से लोग फंस गए। उन स्टेट्स ने तय किया कि हम इस्लामिक राष्ट्र बनेंगे। इसकी वजह से जो उत्पीड़न होगा वो तो भारत ही आएगा ना, पहली चॉइस के तौर पे। तो ये तो स्थिति है इस समय। हाँ, मतलब ये, लेकिन ये एक बड़ी बात है कि ऑलरेडी बहुत बड़ी जनसंख्या है और उसको मतलब कुछ करना है, कुछ किसी तरीके से सेटल होना चाहिए। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ दिलीप मंडल इस हफ्ते, जिनसे हमने चर्चा की CAA के नोटिफिकेशन को लेकर के, और जिनका कहना है कि CAA नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि नागरिकता देने के लिए है।
इसलिए इसको उस पर्सपेक्टिव से नहीं देखा जाना चाहिए। अगले हफ्ते हम फिर किसी एक खास टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें और दिलीप मंडल को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।